देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम करण है और इस घटना के साथ आज मैं आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूँ। ये तब की बात है जब मैंने अपनी ज़िंदगी की एक बड़ी गलती कर दी थी। मैंने इस बारे में कभी सोचा तक नहीं था कि मेरी ज़िंदगी के साथ आगे जाकर एक भयानक खिलवाड़ होगा। तो आइए जानते मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ एक रोचक और डरावना किस्सा। रात के अंधेरे में सब कुछ मानो सो सा गया था। सब कुछ एकदम खामोश था। चारों तरफ मुझे कहीं पर भी दूर दूर तक लाइट तक नजर नहीं आ रहे थे। इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मुझे अपने कदम पटकते वक्त भी ध्यान रखकर चलना पड़ रहा था। सड़क इतनी ज़्यादा शांत थी कि आज से पहले मैंने इस तरीके के नज़ारे को कभी देखा नहीं था। और तभी अचानक ही मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। जब मैंने एक नज़र अपने फ़ोन पर मारी तो मैंने देखा कि फ़ोन पर मयंक है। जैसे मैंने फ़ोन उठाया तो आवाज़ देते हुए मयंक ने कहा, बेसाले तू कहाँ पर रह गया था? कब से तुझे फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तेरा फ़ोन लगने को तैयार ही नहीं है। फिर मैंने उसे बताया कि मैं पार्टी वाले होम से बस कुछ कदम ही दूर हूँ, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फिर मयंक ने कहा, उस रोड के ऊपर तो काफ़ी सन्नाटा रहता है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से लौट आओ, वरना तुम्हारा जो हाल होगा ना वो तो मैं कभी समझ में नहीं आएगा। और ये सुनकर मैं थोड़ा गुस्से में आ गया और अपने दोस्त मयंक से बोल पड़ा, अरे भाई तू चिंता मत कर, मैं डरपोक नहीं हूँ, आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा। तभी सामने से आवाज़ आई, अरे भाई वो जगह कोई नॉर्मल जगह नहीं है, वहाँ पर भूत रहते हैं। मयंक का मजाक उड़ाने के लिए मुझे इतना ही काफ़ी था। तभी मैं काफ़ी ज़ोर शोर से हंसते हुए बोला, अबे मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ यार, और रही बात भूतों की तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इतना कहकर मैंने मयंक को काफ़ी ज़्यादा चढ़ा दिया था। वो भी मेरी बात सुनकर चुप हो गया और उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस जगह पर पहुंचा था तो मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। मुझे एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी, जैसे कि कुछ भय करा देने वाला हो। ज़्यादा ध्यान ना देकर मैं वहाँ से काफ़ी दूर नज़र आने वाले उस पार्टी वाले होम की तरफ चल पड़ा। उस घर की भी दूरी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर तक नजर आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपने कदम पटकने शुरू कर दिए। जल्दी जल्दी मैं जब उस पार्टी में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर पहले से मेरे सारे दोस्त मौजूद हैं, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई लेने नहीं आया। फिर उसके बाद मैं उन सभी को गाली गलौज करने लगा और उन्हें भला बुरा कहने लगा, क्योंकि मुझे लेने के लिए उनमें से कोई भी नहीं आया था। जब मैंने ये बात उनके सामने बताई तो उनमें से शुभम नाम के मेरे एक दोस्त ने कहा, देख भाई वहाँ पर सारी चीज़ें पैरानॉर्मल है, पता नहीं क्यों, लेकिन वहाँ पर जाते ही हमें तो जोर का डर लगने लगता है। मैं अभी अभी उस जगह से निकल कर आया था तो उस जगह के प्रति मेरा डर निकल गया था। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसा लोग वहाँ बताते हैं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद पार्टी एंजॉय करने लगा। फिर तकरीबन 1.5 या 2 घंटे तक हम सभी के बीच एक शानदार पार्टी चलती रही। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। बातों ही बातों में मैंने उन सभी को अपनी निडरता का परिचय देते हुए कहा, मुझे भूत प्रेत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता भाई, मैं किसी भी भूतिया रास्ते से गुजर सकता हूँ। और इतना कहते मेरे दोस्त मेरे ऊपर चढ़ने लगे। यहाँ तक कि शुभम ने तो ये तक कह दिया कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हम सभी को आज रात 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हमें उस रास्ते को पार करके दिखाओ। इतना कहते मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरा इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं क्यों बेमतलब रास्ता पार करूँ, और वैसे भी आधी रात को वहाँ कौन जाता है। इतना कहते शुभम ने कहा, चिंता मत कर भाई, तेरे को एक अच्छी मोटी रकम दूंगा, चल 2 महीने की सैलरी तेरे नाम। शुभम के इतना कहते ही मेरे कान एकदम से खड़े हो गए और फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चल भाई तू चिंता मत कर, और हाँ मेरे लिए रकम तैयार रख। इतना कहने के बाद मैंने अपने कदमों को उस पार्टी वाले होम से बाहर पटक दिया और फिर पीछे मुड़ते हुए कहा, कुछ ही देर में लौट कर आऊँगा और यहीं पर इंतज़ार करना, कोई भी बंदा यहाँ से मत जाना, क्योंकि शुभम से मुझे 2 महीने की सैलरी जो लेनी थी। इतना कहकर मैं वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी मयंक भागता हुआ मेरे पास आया। फिर उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, भाई तू जिस जगह पर जाने की कोशिश कर रहा है ना वो जगह बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो एक काम कर, ये शर्त टाल दे। लेकिन मैं इतनी जल्दी उसकी बातों को कहाँ मानने वाला था। तभी मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, वैसे भी मैं कुछ देर पहले ही तो उसी रास्ते से आया था। इतना कहने के बाद मैंने अपने कदमों को उस तरफ मोड़ दिया। तभी मयंक ने एक बार फिर मुझे आवाज़ देते हुए कहा, चल एक काम कर, तो मेरे ब्लूटूथ लेकर जा, इन सभी को अपने कान में डाल लेना और वहाँ से निकलते वक्त मुझसे बात करते रहना, क्योंकि कोई भी दिक्कत हो
तो मैं आसानी से सुन पाऊंगा। मुझे मयंक की बात ठीक लगी और मैं शुभम को आंखों ही आंखों में चेतावनी देकर वहां से निकल गया और चुपचाप उस रास्ते की तरफ जाने लगा जो लोगों को हॉन्टेड सूझता था। मुझे लग रहा था आज मैं इस बात को सोचकर वहां से निकला था कि लोगों के दिमाग के भ्रम को तोड़ दूंगा। लोग जिस चीज़ को हॉन्टेड बताते हैं उस चीज़ को एकदम से नॉर्मल साबित कर दूंगा। मैं यही सोचकर वहां से निकला था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आने वाला वक्त मेरी जिंदगी के पहिए को उल्टा घुमा देगा। खैर फिर शुरू हुआ था एक कयामत का सफ़र। रास्ते से निकलते वक्त मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल बने हुए थे कि आगे क्या होगा। फिर कुछ दूर और आगे जाने के बाद ही मेरी नज़र उस सड़क के बगल में मौजूद एक अजीब से दिखने वाले आदमी पर पड़ी। तो मैंने देखा कि वो आदमी दिखने में थोड़ा अजीब ढंग का लग रहा था, लेकिन मैंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने तेज तेज कदम पटकते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। बस कुछ ही दूर आगे जाने के बाद ही मेरी नज़र वापस से उसी अजीब से दिखने वाले आदमी को ढूंढने लगी। लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि सड़क के दूसरे छोर पर नजर आने वाला वो आदमी अब वहाँ से गायब हो चुका था। एक समय के लिए तो मेरा पूरा दिमाग ही घूम गया, क्योंकि कुछ पहले ही मैंने उसे वहाँ पर देखा था। फिर मैं अपने दिल को ये तसल्ली देकर निकल गया था कि हो सकता है कि जिसको मैंने देखा था वो मेरे दिमाग का वहम था या फिर वो आदमी वहाँ से चला गया होगा। अभी मैं इतना सोचकर वापस से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, अरे बेटा सुनो, इतनी रात को इस सुनसान पड़ी जगह में तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है तुम इस इलाके में अभी नए हो, इसलिए इस जगह के बारे में नहीं जानते। इतना सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वो अजीब से दिखने वाले चाचा, जिनकी हाइट लगभग 6 फुट की थी और इतने बूढ़े होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा हट्टे कट्टे लग रहे थे। मैंने फिर उन्हें डर से कांपती हुई जुबान से कहा, वो चाचा जी वो क्या है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और ये रास्ता मेरे घर के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट है, तो मैं यहीं से निकल जाता हूँ। तभी उस बुढ़े से दिखने वाले चाचा ने कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए वापस से चले जाओ। लेकिन मैं अपने कदमों को अब वापस से पीछे मोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैं भी थोड़ा जोश में आकर उस बूढ़े चाचा से बोला, अरे चाचा जी चिंता की क्या बात है, वैसे भी डर नाम की चीज़ तो मेरे रूह में भी नहीं बसती, चलो मैं चलता हूँ। ये सब बातें मैं अपने दोस्तों को सुनाने के लिए तो बोल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाला पल इन्हीं बातों के कारण मेरी जिंदगी के ऊपर काले बादल ला देगा। उस वक्त तो मैं जोश जोश में आकर अपने मुंह से आई हर बात को बता रहा था, लेकिन फिर जैसे मैं उस बूढ़े आदमी के पास से निकल कर आगे गया तब जाकर मेरे रोंगटे अपने आप ही खड़े होने लगे। फिर मैं एक मीठी मुस्कान लेकर वहाँ से निकल पड़ा। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन उस पार्टी वाले होम से लेकर जो उस रास्ते के बीच का अंतराल था वो 2.5 किलोमीटर का था। मुझे लग रहा था मैं इस रास्ते को बड़े आसानी से पार कर दूंगा और यही सोचते सोचते मैं अपने दोस्त से बात करने लगा। लेकिन फिर जो हुआ वो एक नॉर्मल इंसान को बैक फुट पर धकेलने के लिए काफ़ी होता है। तभी मैंने देखा कि मुझे सड़क के बीच में कुछ गिरा हुआ नजर आ रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस सड़क पर किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। और उसी वक्त मुझे किसी के दर्द से चीखने की आवाज़ आई। इस आवाज़ ने मेरे अंदर हल्का सा खौफ पैदा कर दिया। फिर मुझे लगा कि यहाँ पर ज़रूर कोई खतरे में है। उसके बाद मैं तुरंत ही भागा और भागते हुए जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ जाते ही मैंने देखा कि सच में एक औरत और एक बच्चा उस सड़क के ऊपर पड़े हुए थे। पहले जब मैंने उस बच्चे को देखा तो उस बच्चे की दर्दनाक स्थिति को देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसकी हालत इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि मुझे उस वक्त उल्टी करने का मन करने लगा था। उसके बाद जब मैंने अपने दोस्तों से कनेक्ट होने की कोशिश की तो अब नेटवर्क पूरी तरीके से गायब हो चुका था। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी अब नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर तक तो मैं चिल्लाता रहा, लेकिन वहाँ मदद की गुहार सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ रुका रहा तो पुलिस वाले मुझे अंदर डाल देंगे, इसलिए मैं चाहकर भी इन लोगों की मदद करने के लायक नहीं था। दिमाग तो खराब होता जा रहा था और ऊपर से मुझे उनकी मदद करने का मन भी कर रहा था, लेकिन अब यहाँ से निकलना ही ठीक था। पर यही सोचकर ना चाहते हुए भी मुझे वापस से निकलना पड़ा और एक बार के लिए जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरी आंखें फाटी की फाटी रह गई, मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ जो दोनों लोग मुझे पड़े हुए नजर आ रहे थे अब वहाँ पर कोई नहीं था। पीछे की सड़क का नज़ारा एकदम सपाट पड़ा था और उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मुझे वहाँ से भागने का उपाय सूझने लगा। लेकिन वहाँ से भागने से पहले मैंने देखा कि सड़क के जस्ट सामने मुझे वही दोनों खड़े नज़र आ रहे हैं
और उन दोनों को इस तरह मेरे सामने देखकर मैं तो ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक कांप रहा था। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि अब मुझे आगे की बजाय पीछे की तरफ ही भागना चाहिए, इसलिए मैंने आओ देखा न ताओ और तुरंत ही वापस से निकलने लगा। फिर उस वक्त एक ऐसा सीन हुआ जो मेरी भी समझ से बाहर था। दरअसल मेरे पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पैर वहीं पर थमे रहे। मैंने अपने कदमों को उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अब वो उठ ही नहीं पा रहे थे। जब मैंने अपने कदमों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरे पैरों के नीचे अब एक दलदल बन गया था। वो दलदल मेरे कदमों को अब आगे जाने से रोक रहा था। मेरे पाँव एक जगह से हिल तक नहीं पा रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि साले ये दलदल इतनी जल्दी इस सड़क के बीचों बीच कैसे बन गया। सर तो मेरा पूरा चकरा रहा था और ऊपर से मेरे दिमाग में अजीब अजीब से सवाल भी घूम रहे थे। उनका जवाब तो मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से कनेक्ट होने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी मैं नाकाम रहा। उसके बाद जब मैंने सोचा कि अब मैं सब कुछ भगवान पर छोड़ देता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा, और फिर मैंने घुटने टेक दिए, यानी कि मैंने उन सभी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी आंखों को बंद कर दिया, क्योंकि अब सब कुछ मैं भगवान पर छोड़ चुका था। अब जो होना था वो तो हो ही जाएगा, और यही सोचकर मैं अब खामोश हो गया। अंधेरी रात की अंधेरी छाया के अंदर मुझे अब सब कुछ एकदम सन्नाटे के अंदर डूबा हुआ महसूस हो रहा था। फिर उसके बाद जब मैंने 1 मिनट के बाद अपनी आंखों को खोला तो इस बार मैंने देखा कि अब मैं किसी सड़क के बीच में या फिर किसी दलदल के अंदर नहीं था, बल्कि एक 4 दीवारी के अंदर था, जहाँ पर मकड़ियों के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की अपने आप को वहाँ से निकालने की, लेकिन इधर उधर आवाज़ देने के बावजूद भी मुझे वहाँ पर कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं ज़ोरों से चिल्लाता रहा, लेकिन साला वहाँ पर मेरी आवाज़ को सुनने वाला कोई भी मौजूद ही नहीं था। इतने में ही मेरे कान में एक आवाज़ आई, बस कुछ देर और इंतज़ार करो, फिर तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर जैसे मैंने इस आवाज़ को सुना तो मैं एकदम से पीछे पलट गया, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, और ये आवाज़ मानो किसी दीवार को चीरते हुए अंदर आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से कनेक्ट होने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही थी। फिर मुझे लगा कि मैं जिस जगह पर पहुंचा हूं वहां पर ज़रूर किसी ऊपरी शक्ति का साया है, जिस वजह से मेरी आवाज़ यहां से बाहर नहीं जा रही है। बार बार मैं चिल्लाता रहा, लेकिन वहाँ केवल डर और सन्नाटा था। समय की घड़ियां घूम रही थी और अब धीरे धीरे वक्त आ रहा था जब मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों को देखने वाला था, यानी कि मैं किसी के हाथों अब मरने वाला था। और इसी बीच उस कमरे के अंदर मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। दरअसल ऐसा लग रहा था मानो कोई पत्तों को कुचलते हुए उस कमरे के अंदर आ गया है। फिर वहां पर पायलों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई महिला मेरे आसपास घूम रही है। उसके साथ ही किसी बच्चे के चिल्लाने और रोने की आवाज़ भी आ रही थी। और इस हरकत से मैं समझ गया था कि यहाँ कोई और नहीं बल्कि वही महिला और उसका बच्चा है, जिनको मैंने कुछ देर पहले ही सड़क के ऊपर मरा पड़ा देखा था। और अब मैं ये भी जान गया था कि बहुत ही जल्दी ये मुझे अपनी हालत में पहुंचा देंगे, यानी कि मुझे भी एक दर्दनाक मौत देंगे, और अब मैं यहाँ से बचकर नहीं निकल पाऊंगा। डर और खौफ ने मेरे अंदर इस कदर जगह बना ली थी कि मैं चाहकर भी अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। बस मुझे अपने दोस्तों और अपने घर वालों की याद आ रही थी, जैसे कि अब मैं अपनी मृत्यु काल में पहुंच गया हूं और फिर कुछ देर के ही अंदर मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किस्मत में मौत लिखी हुई नहीं होती तब तक भगवान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता नहीं कहाँ से, लेकिन उस कमरे के अंदर अब नाले का पानी आने लगा। वो पानी इतना ज़्यादा सड़ रहा था कि मैं उसके अंदर घुटने लगा। मेरे अंदर की सारी हिम्मत अब टूटने लगी थी। लेकिन फिर जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि फिर अचानक ही जिस आदमी ने उस कमरे के अंदर अपने कदम पटके थे, उस आदमी की एक अलग ही पहचान थी। उसने अपने सर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी बांध रखी थी और ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं का मालिक है। फिर उसने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, देखो यहाँ से बचना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं निकल पाए तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो मेरी हुई थी। फिर जैसे उसने अपनी पगड़ी हटाई तो मैंने देखा कि अब उसके सर के अंदर गहरे गड्ढे थे और उन गड्ढों के अंदर से मक्खियां बाहर निकल रही थी और उसका सर भी अब कीड़ों से भरा पड़ा था। उस वक्त मेरा तो माथा ही सनक गया। फिर उसने कहा, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बचानी है तो मेरे बताए अनुसार सारे नियमों का पालन करना होगा,
पहले तो मुझे लगा कि शायद ये आदमी मुझसे झूठ बोल रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मजबूरी में आकर मुझसे कुछ काम करवाना चाहता है। इसलिए मैंने उस आदमी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मुझे इतना तो विश्वास हो गया था कि ये आदमी उन दोनों से मिला हुआ है और ये सभी मिलकर मुझे मारने की फिराक में है। ये तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ये सभी मुझे मौत के घाट नहीं उतार देंगे। फिर उस आदमी ने कहा, भगवान का नाम तो जानते हो ना, उसका जाप करो, क्या पता ऊपर वाला तुम्हारी सुन ले। बस इतना कहने के बाद वो आदमी वहाँ से छूमंतर हो गया। अब तो मुझे भी धोखा हो रहा था कि जिस आदमी ने मुझे वो अंतिम लफ्ज़ कहे थे, उनसे तो ऐसा ही लग रहा था कि जो सब कुछ उस आदमी ने बताया था वो वास्तव में एक हकीकत है और वो आदमी मेरी जान बचाने का एक जरिया था और अब मैं उसे खो चुका हूँ। अब तो मेरा दिमाग और भी ज़्यादा गहराइयों में जाने लगा था। सारी की सारी मुसीबतों का पहाड़ मेरे सर ही आन पड़ा। फिर कुछ देर के बाद अब वहाँ पर मुझे घुटन के साथ साथ एक अजीब सी फीलिंग का एहसास हो रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आने वाला वक्त मुझसे मेरी ज़िंदगी को छीन लेगा। अब तो मुझे प्यास भी लगने लगी थी। उसके साथ ही साथ मुझे ऐसा हो रहा था कि इस जगह पर किसी के लिए पहुंचना नामुमकिन होगा, क्योंकि ये जगह इतनी ज़्यादा गुप्त थी कि कोई भी इसके बारे में जान नहीं सकता। मेरे माइंड में बहुत अजीब अजीब सवाल थे, लेकिन उसके बाद कुछ जनों ने मेरी ज़िंदगी को बदल सा दिया। जहाँ मुझे अपनी मौत नज़र आ रही थी, तो वहीं कुछ चीज़ों ने मुझे ज़िंदगी दे दी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि मुझे अचानक उस कमरे के अंदर मंत्रों की आवाज़ आने लगी थी और मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि कोई अगल बगल में बैठकर मंत्र पढ़ रहा है। इस बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली आवाज़ के साथ साथ मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। हालांकि मैं इसे डरावनी आवाज़ तो नहीं कह सकता था, लेकिन इन मंत्रों के उच्चारण ने मुझे थोड़ा सा विचलित कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आने वाला समय कहीं मेरी बलि देने के लिए तो इन मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जा रहा है। बस यही बातें मेरे दिमाग में थी और कुछ देर के बाद उस कमरे के अंदर जो नाले का पानी आ रहा था, उसका आना एकदम से बंद हो गया और अब उसकी जगह वहाँ पर खून आने लगा। खून को अपने पैरों में देखकर मेरी तो हालत पतली पड़ने लगी और अब मैं पूरी तरह से टूट गया था। हिम्मत का बांध भी अब जवाब देने लगा था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। उन मंत्रों की आवाज़ का आना अब ज़्यादा हो गया था। वो इतनी तेज आवाज़ हो गई थी कि मेरे कानों में आसानी से सुनाई दे रही थी। साथ ही साथ मैं भी अब भगवान का जाप करने लगा। मैं भगवान को याद करके यहाँ से निकलना चाहता था ताकि मैं अपनी ज़िंदगी बचा सकूं, लेकिन दूसरी ओर वो काली आत्मा अभी भी मेरे अगल बगल में ही घूमे जा रही थी। अब मेरा दिमाग आउट ऑफ माइंड था। अब मैं पूरी तरीके से पागल की तरह होने लगा था और भगवान का नाम जपने के बावजूद भी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और इसी बीच मेरे कान में आवाज़ आई, तुम लोग ऐसे ही हो, किसी की मदद करने की जगह तुम उसे रास्ते में अकेला छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें तो कानून का डर लगता है। और ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखा। फिर मेरी नज़र सामने की ओर पड़ी तो मैंने देखा कि ये तो वही महिला थी जिसका पूरा का पूरा जिस्म खून से लहूलुहान था और ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उसका बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। उस महिला की ओर देखकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मुझे अचंभित कर दिया। दरअसल अचानक ही वहाँ का दरवाज़ा खुल गया और उस दरवाजे के खुलते ही एक आदमी उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ और उस आदमी के पीछे पीछे मुझे कुछ और लोगों के कदमों की आवाज़ भी आ रही थी। जब मैंने झांकते उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरे दोस्त मेरे पीछे पीछे आ चुके थे। अपने दोस्तों को सामने प्रस्तुत होता देख मुझे एक अलग ही खुशी मिल रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सामने खड़ी अपनी मौत से बचकर निकल गया हूँ। उसके बाद मैं जल्दी से भागता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुँचा तो उन्होंने मेरी इस दशा को देखकर मुझ पर काफ़ी गुस्सा किया। साथ ही मुझे भी अपने आप पर काफ़ी अफसोस हुआ कि मैं इस भूतिया रास्ते पर क्यों आया। सरासर इसके अंदर मेरी ही गलती थी। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझसे माफ़ी मांगी और उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। उसके बाद मेरे दोस्त मुझे वहाँ से पकड़कर बाहर ले आए और बाहर लाने के बाद अब हम सभी एकदम नॉर्मल हो चुके थे। खैर अब मेरी सांस में सांस आई और उसके बाद पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मेरे सर में कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। मैंने सारी बात अपने दोस्तों को बताई तो वो मुझे वहाँ से सीधा खाटू श्याम बाबा के मंदिर के पास लेकर आए और उस मंदिर के पास पहुँचते ही वहाँ के पुजारी बाबा ने मेरे ऊपर कुछ झाड़ फूक की और मेरे हाथ पर एक धागा बांध दिया
और उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल महसूस होने लगा। तो दोस्तों ये तो थी मेरी ज़िंदगी के साथ हुई एक ऐसी भयानक घटना जिसके अंदर मैंने दहशत भरी दुनिया को देखा था। उस वक्त मैं नॉर्मल तो हो गया दोस्तों, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि वो माँ और उसका बच्चा सालों पहले वहीं पर एक एक्सीडेंट के दौरान तड़प तड़प कर मर गए थे। लोग मौजूद होने पर भी उनकी मदद नहीं कर सके। खैर उन माँ और बेटों की कहानी तो बड़े ही दर्दनाक थी। फिर मैंने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से नॉर्मल हो गया, लेकिन उस दिन के बाद मैं उस इलाके में फिर कभी नहीं गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।